विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के संविधान की अगली 7वीं विशेषता। वो है जनतंत्री एवं गणतंत्री स्वरूप। फ्रांस के संविधान की धारा 2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फ्रांस जो है वो एक अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्रात्मक सामाजिक गणतंत्र घोषित किया जाता है। संविधान की धारा 89 में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि फ्रांस के गणतंत्रात्मक स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता है। फ्रांस इस प्रकार से फ्रांस में के संविधान के द्वारा फ्रांस को जनता के द्वारा और जनता के लिए राज्य बनाया गया है। वहाँ जो राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है उसका चुनाव भी जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और वहाँ पर जो है संविधान संशोधन जैसे कार्यों के लिए भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण जनमत संग्रह को अपनाया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस है, फ्रांस को उसके संविधान के द्वारा उसे प्रजातंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। फ्रांस में धर्म और राजनीति को अलग पृथक रखा गया है, क्योंकि प्राचीन काल में फ्रांस में धर्म राजनीतिक विरोधों और उत्पादों का कारण माना गया। इसलिए वर्तमान संविधान के द्वारा फ्रांस को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान में कहा गया है कि फ्रांस जो है वो सभी विश्वासों का या राज्य के द्वारा सभी विश्वासों का आदर किया जाएगा और धर्म नागरिकों के बीच धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ वहाँ 2004 में एक अधिनियम के द्वारा धार्मिक पहचान के पहनावों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रांस व्यवहार में वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और व्यवहार में धर्मनिरपेक्षता का पालन करता है। अगला है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। सामान्यतः सभी देशों में मौलिक अधिकारों को संविधान के किसी अध्याय में स्थान दिया जाता है, लेकिन फ्रांस में मौलिक अधिकारों को संविधान के किसी अध्याय में स्थान न देकर संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया है। प्रस्तावना में 1789 के मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को जो है स्थान दिया गया है। इसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान समस्त अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही जो है व्यक्ति की उन्नति, भौतिक सुविधा, स्वास्थ्य और साथ ही साथ व्यक्ति के परिवार की उन्नति का दायित्व भी राज्य के ऊपर डाला गया है और इसके लिए राज्य के द्वारा शिक्षा के प्रचार और प्रसार के कर्तव्य को सुनिश्चित किया गया है। फ्रांस पश्चिमी प्रजातंत्र वाला देश होते हुए भी वहाँ के जो मौलिक अधिकार हैं उन पर समाजवादी दर्शन की छाप दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर नागरिकों को विश्राम जीविका का अधिकार अर्थात काम का अधिकार दिया गया है। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। श्रमिकों को अपने हितों की रक्षा के लिए संगठन बनाने, साथ ही अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल और प्रदर्शन करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। साथ ही साथ अब वहाँ पर चूँकि मौलिक अधिकारों को संविधान के किसी अध्याय में स्थान न देकर प्रस्तावना में स्थान दिया गया है, इसलिए यहाँ पर ये एक विवाद का विषय विवादास्पद है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका का दायित्व है या नहीं। अगला है संस्थात्मक एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्था का समन्वय। फ्रांस का शासन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संस्थात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय, अर्थात इसमें जो है इसके संविधान में दोनों शासन व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे वहाँ पर जो
मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो संसद की गतिविधियों में भाग लेते हैं। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है और जो वहाँ की राष्ट्रीय विधायिका है, व्यवस्थापिका है, वो मंत्रिमंडल के प्रति प्रतिनिंदात्मक प्रस्ताव रख सकती है और यदि ये पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति, ये लक्षण ऐसे हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है या ये लक्षण संसदात्मक व्यवस्था के हैं। साथ ही साथ वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के भी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के सम्राट की भांति न होकर अमेरिका के राष्ट्रपति के समान जो है कार्य करता है या उसकी शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलती जुलती हैं। जैसे वहाँ पर जो फ्रांस का राष्ट्रपति है उसे जो भी अनेक शक्तियाँ दी गई हैं और वह उन शक्तियों का प्रयोग व्यवहार में वास्तव में स्वयं अपने विवेक के आधार पर करता है। और जैसे वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रीय सभा को वो भंग करता है। साथ ही साथ वहाँ पर संसद के सदस्य जो मंत्रिमंडल के सदस्य संसद की गतिविधियों में भाग तो लेते हैं, लेकिन वो चूंकि संसद के सदस्य नहीं होते हैं इसलिए वहाँ मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो और यदि राष्ट्रपति किसी संसद सदस्य को मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसे संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये लक्षण अध्यक्षात्मक व्यवस्था के, इस प्रकार से वहाँ पर अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरल डिगाल जो है वो सैद्धांतिक या आदर्श की बातों में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि जो है वो व्यवहार में अधिक विश्वास रखते थे। और इसी चूँकि उनका लक्ष्य था कि फ्रांस को जो है राजनीतिक स्थायित्व और प्रशासनिक कुशलता मिलनी चाहिए या प्राप्त होनी चाहिए, इसलिए उनके द्वारा इन दोनों व्यवस्थाओं के अच्छे लक्षणों को स्वीकार किया गया। अगला है अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका। फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र में अत्यधिक राजनीतिक अस्तित्व पाया गया, जिसका कारण था कि शक्ति संपन्न विधायिका और निर्बल राष्ट्रपति। पंचम गणतंत्र में इस दोष को दूर करते हुए इस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत सिद्धांत को अपनाया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाया गया है और विधायिका को निर्बल बनाया गया है। जैसे राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों को चुनता है, उनकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति के प्रत्येक आदेश पर जो है प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर नहीं होते हैं, आवश्यक नहीं है। साथ ही साथ वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो सैनिक और असैनिक नियुक्तियाँ करता है, संधि वार्ताएँ करता है और संसद के पास संदेश भेजने का कार्य राष्ट्रपति करता है। साथ ही साथ वहाँ का राष्ट्रपति जो है उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का है और राष्ट्रीय सभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। लेकिन जो एक तत्व जो है राष्ट्रपति की तुलना में विधायिका को निर्बल बना देता है वो ये है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को जो है वो भंग करके नवीन चुनाव करवा सकता है। साथ ही साथ वहाँ की जो विधायिका है उसकी कानून निर्माण की जो शक्ति है वो सीमित है। राष्ट्रीय विधायिका उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिन विषयों का उल्लेख संविधान में या संविधान की सूची में कर दिया गया। शेष विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार वहाँ कार्यपालिका या मंत्रिमंडल के पास है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है नवीन संविधान के द्वारा संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। साथ ही साथ नवीन संविधान के द्वारा दोनों सदनों की शक्ति या विधि निर्माण के क्षेत्र में दोनों सदनों की शक्तियों को बराबर कर दिया गया है। और वहाँ पर यदि किसी कारण राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है तो ऐसी स्थिति में सीनेट का अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है
और चतुर्थ गणतंत्र में इस प्रकार की जो अधिकार था वो निम्न सदन के अध्यक्ष को प्राप्त था, लेकिन पंचम गणतंत्र में अधिकार द्वितीय सदन अर्थात सीनेट के अध्यक्ष को प्रदान किया गया है, जिसके पीछे भी संविधान निर्माताओं की मंशा यही थी कि विधायिका को निर्बल बनाया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति की स्थिति को जो आघात पहुंचाता है वो जो है वो प्रथम सदन पहुंचाता है, द्वितीय सदन नहीं पहुंचाता। इसलिए जो है द्वितीय सदन को प्रथम सदन के बराबर शक्तिशाली बनाया गया है। अगला है शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। शक्ति विभाजन के सिद्धांत का जो प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू था वो फ्रेंच विचारक था, तो स्वाभाविक था कि उसकी सिद्धांत का प्रभाव यहाँ फ्रांस के संविधान पर भी पड़ता। तो यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका को अलग अलग रखा गया है। जैसे यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, संसद के सदस्य उसका निर्वाचन नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते हैं। यदि संसद के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य बन जाते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो है वहाँ पर शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूरी तरीके से नहीं अपनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर मंत्रिमंडल के सदस्य संसद की गतिविधियों में भाग लेते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के प्रति उत्तरदायी भी हैं। अगला है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में जो राजनीतिक दल हैं वो संविधानेतर हैं, अर्थात संविधान में उनका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन फ्रांस में संविधान की धारा 4 के द्वारा राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है और इसमें कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति का मुख्य साधन जो है वो राजनीतिक दल है और फ्रांस में राजनीतिक दलों का निर्माण स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है और स्वतंत्रतापूर्वक राजनीतिक दल अपने राजनीतिक कार्यों का संचालन करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ कहा गया है कि राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय संप्रभुता और प्रजातांत्रिक सिद्धांतों का पालन करेंगे। अगला है संवैधानिक परिषद की स्थापना। फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की एक प्रमुख विशेषता, एक अद्भुत विशेषता है संवैधानिक परिषद की स्थापना या इस संवैधानिक परिषद की स्थापना। इस प्रकार की संस्था अन्य देशों, दुनिया के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलती है। इसका कार्यकाल 9 सदस्य होते हैं और 9 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। प्रति तीसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्य जो हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य स्थान प्राप्त करते हैं। इसका कार्य जो है वो चुनाव व्यवस्था और जनमत संग्रह और कानून की संवैधानिकता की जांच करना है। इसका कार्य जो है वो इसका प्रमुख कार्य है कि चुनाव व्यवस्था का निरीक्षण करना और परिणामों की घोषणा करना।